दुनिया कभी बराबरी का खेल नहीं खेलती। चाहे तुम कितने ही सच्चे क्यों ना हो, कोई ना कोई तुम्हें धोखा देगा। चाहे तुम कितने ही काबिल क्यों ना बन जाओ, तुमसे कम काबिल इंसान तुम्हारी जगह ले लेगा। यही सच है। लेकिन जो लोग इस सच को समझ लेते हैं वही टिके रहते हैं, और जो टिके रहते हैं वही आगे निकलते हैं। यह एक ऐसी ताकत है जो दिखती नहीं, लेकिन हर कोई उसे महसूस करता है। इसे ही डार्क इंटेलिजेंस कहा जाता है। डार्क इंटेलिजेंस तब पैदा होती है जब इंसान के साथ धोखा होता है, उसे नीचा दिखाया जाता है और वह हार का सामना करता है। ज्यादातर लोग इन हालात में टूट जाते हैं, लेकिन तुम उसी दर्द से अपनी ताकत बनाते हो। यह वह समझ है जो सुनती है, देखती है, चुप रहती है और सही मौके पर वार करती है। जब बाकी लोग बहस कर रहे होते हैं, तुम जानकारी जमा कर रहे होते हो। जब वे गुस्से में बह रहे होते हैं, तुम हिसाब लगा रहे होते हो। जब वे इमोशंस में डूब जाते हैं, तुम आने वाले समय की तैयारी कर रहे होते हो। ज्यादातर लोग सिंपल खेल खेलते हैं, तुम अब चालों का खेल सीखने वाले हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ समझ लो, यह ज्ञान बचाव के लिए है, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। इसे खुद को सेफ रखने के लिए इस्तेमाल करो, बेगुनाह लोगों को चोट देने के लिए नहीं। मकसद खेल को समझना है, विलन बनना नहीं। आज तुम उन 8 साइकोलॉजिकल ट्रेट्स को जानोगे जो टिके रहने वालों को शिकार बनने वालों से अलग करते हैं। जो लीडरशिप करते हैं उन्हें पीछे चलने वालों से अलग करते हैं। जो जीतते हैं उन्हें हारने वालों से अलग करते हैं। अब कमेंट में ये लिखो, मैं इमोशंस से नहीं, समझदारी से फैसले लेता हूं। अब उन मिस्ट्रीज का दरवाजा खोलते हैं जिन्हें ताकतवर लोग छुपाकर रखना चाहते हैं। नंबर 1, बेडेलिबरेटली वेग। तुम कभी भी अपने इरादे पूरी तरह साफ नहीं करते। जितना जरूरी हो उतना ही दिखाते हो। जब लोगों को आधी स्टोरी पता होती है तो बाकी खाली जगह वे अपनी इमेजिनेशन से भरते हैं, और वही इमेजिनेशन उन्हें काबू में रखती है। एक बार कहा गया था कि हर कोई वही देखता है जो तुम दिखाते हो, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि तुम असल में क्या हो। जरा उन लोगों के बारे में सोचो जो सबसे ज्यादा दिलचस्प लगते हैं। वे कभी सब कुछ नहीं बताते, अपनी बातों में खाली जगह छोड़ते हैं। सवालों का जवाब सवाल से देते हैं। जहां सफाई देनी होती है वहां मुस्कुरा देते हैं। यह झूठ बोलने की बात नहीं है, यह समझदारी से बात करने की कला है। अक्सर बातचीत में क्या होता है, कोई तुमसे सवाल पूछता है और तुम्हें लगता है कि पूरा जवाब देना जरूरी है। तुम अपने इरादे, अपने डर, अपनी प्लान्स सब कुछ खोल देते हो। तुम सोचते हो कि तुम ईमानदार बन रहे हो और भरोसा बना रहे हो, लेकिन असल में तुम अपनी ताकत बांट रहे होते हो। समझदार लोग जानते हैं कि मिस्ट्री असर पैदा करता है। जब तुम सब कुछ नहीं बताते, लोग क्यूरियस हो जाते हैं। क्यूरियोसिटी से इंटरेस्ट पैदा होती है, इंटरेस्ट से रिस्पेक्ट आता है, और रिस्पेक्ट से असर। मान लो कोई तुमसे पूछता है कि वीकेंड में क्या करने वाले हो। ज्यादातर लोग कह देते हैं कि घर पर रहेंगे, कुछ देख लेंगे। यह पूरी तरह साफ जवाब है, लेकिन पूरी तरह भूल जाने लायक भी। इसके बजाय तुम कह सकते हो कि कुछ जरूरी काम है, और फिर बात बदल दो। दोनों जवाबों का फर्क समझो। पहला जवाब तुम्हें अंदाजा लगाने लायक बना देता है, दूसरा जवाब तुम्हें दिलचस्प बना देता है। इसका मतलब यह नहीं कि हर बात छुपानी है या रूखा बनना है। मतलब सिर्फ इतना है कि क्या कहना है और कब कहना है, इसका चुनाव खुद करना। हर एरिया के सफल लोग इस रूल को अच्छी तरह जानते हैं। वे इतना बताते हैं कि सामने वाला जुड़ा रहे, लेकिन इतना नहीं कि उनका पलड़ा हल्का हो जाए। तुम्हारी जानकारी तुम्हारी कैपिटल है, इसे एक ही बार में खर्च मत करो। जब तुम सोच समझकर अनक्लियर रहना सीख लेते हो तो लोग तुम्हारी हर बात पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि तुम सब कुछ नहीं कहते। तुम्हारे वर्ड भारी हो जाते हैं क्योंकि वे बार बार नहीं निकलते। याद रखो, मकसद सिर्फ मिस्टीरियस दिखना नहीं है, मकसद है अपनी स्टोरी और अपने रिश्तों पर तुम्हारा काबू बना रहना। नंबर 2, फेवरेबल पर्सनैलिटी। तुम हर इंसान के सामने एक जैसे नहीं रहते। तुम सामने वाले के हिसाब से अपना बिहेवियर बदलते हो। लोग सोचते हैं कि वे तुम्हें जानते हैं, लेकिन वे तुम्हारा सिर्फ एक रूप जानते हैं, पूरा नहीं। एक बार कहा गया था कि रूलर को हमेशा ऐसा ही दिखना चाहिए कि देखने और सुनने वाले उसे दयालु, भरोसेमंद, इंसानियत वाला, सीधा और मॉरल समझें। यह नकली बनने की बात नहीं है, यह असरदार बनने की बात है। तुम यह काम पहले से ही करते हो, बस बिना सोचे। तुम अपने दादी या नानी से अलग तरीके से बात करते हो, दोस्तों से अलग, नौकरी के इंटरव्यू में,
तुम्हारा बिहेवियर अलग होता है और किसी पार्टी में अलग। हर जगह तुम अपने पर्सनैलिटी का अलग एस्पेक्ट दिखाते हो। एडवांटेजस पर्सनैलिटी इसी आदत को जानबूझकर इस्तेमाल करना सिखाता है। हर इंसान की सोच अलग होती है, उसकी प्रायोरिटीज अलग होती हैं, बात समझने का तरीका अलग होता है। अगर तुम हर किसी से एक ही तरीके से बात करोगे तो कुछ लोगों से जुड़ पाओगे और बाकी को पूरी तरह चूक जाओगे। समझदार लोग सामने वाले को पढ़ते हैं और उसी हिसाब से अपनी बात रखते हैं। अगर सामने वाला लॉजिक से सोचता है तो उसे तथ्य और डेटा दो। अगर वह इमोशन से चलता है तो उसकी इमोशन से जुड़ो। अगर वह बिहेवियरल है तो उसे तरीका दिखाओ। अगर वह दूर की सोच रखता है तो उसे तस्वीर दिखाओ। यह छल नहीं है, यह समझदारी से कम्युनिकेशन करना है। पानी के बारे में सोचो। पानी जिस बर्तन में होता है उसी का आकार ले लेता है, लेकिन वह अपनी असली प्रकृति नहीं खोता। गिलास में हो, बोतल में हो या झील में, वह पानी ही रहता है। तुम्हारा एडवांटेजस पर्सनैलिटी भी ऐसा ही है। तुम हालात के हिसाब से खुद को ढालते हो, लेकिन अपने मूल प्रिंसिपल नहीं छोड़ते। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वे सोचते हैं हर जगह एक जैसा रहना ही सच्चाई है, जबकि सच्चाई का मतलब हर हालात में एक जैसा होना नहीं है। सच्चाई का मतलब है खुद बने रहना, लेकिन अपनी अभिपर्सन को असरदार बनाना। जब तुम एडवांटेजस पर्सनैलिटी में माहिर हो जाते हो तो तुम किसी से भी जुड़ सकते हो। लोग तुम्हारे साथ रहते हुए खुद को समझा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि तुम उनकी भाषा में बात करते हो। यह कला बार्गेनिंग, लीडरशिप और रिश्ते बनाने में बेहद ताकतवर बन जाती है। तुम लोगों पर अपनी बात थोप नहीं रहे होते, तुम उन्हें तुमसे जुड़ना आसान बना रहे होते हो। लेकिन एक चेतावनी है, इतना भी मत बदलो कि खुद को ही खो दो। तुम्हारे प्राइस, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारे मूल प्रिंसिपल कभी नहीं बदलने चाहिए। सिर्फ तुम्हारा प्रेजेंटेड करने का तरीका बदले। सबसे मजबूत लोग हीरे जैसे होते हैं। उनके कई एस्पेक्ट होते हैं, लेकिन वे एक ही ठोस पत्थर होते हैं। नंबर 3, द प्रिंसिपल ऑफ डिस्टेंस। तुम किसी भी रिश्ते, इमोशन या ओपिनियन के गुलाम नहीं होते। जिसे खोने से तुम नहीं डरते, वह तुम्हें काबू में नहीं कर सकता, और जो तुम्हें बांध नहीं सकता वह तुम्हें चला भी नहीं सकता। एक बार कहा गया था कि अगर लव और डर साथ नहीं रह सकते तो सेफ यही है कि डर चुना जाए। दूरी का प्रिंसिपल डार्क इंटेलिजेंस का सबसे गलत समझा जाने वाला हिस्सा है। लोग सोचते हैं कि इसका मतलब ठंडा या बेरहम होना है। ऐसा नहीं है, इसका मतलब आजाद होना है। ज्यादातर लोग अपनी अटैचमेंट से कंट्रोल्ड होते हैं। वे नौकरी खोने से डरते हैं, इसलिए गलत बिहेवियर सहते हैं। वे रिश्ता टूटने से डरते हैं, इसलिए अपने प्राइसेस से समझौता कर लेते हैं। वे एक्सेप्टेबिलिटी खोने से डरते हैं, इसलिए वही कहते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, न कि वह जो जरूरी है। खोने का डर तुम्हें कमजोर बनाता है। उस डर से आजादी तुम्हें ताकतवर बनाती है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम किसी चीज की परवाह ही न करो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम किसी चीज के लिए बेताब न बनो। जरा यह सोचो, 2 लोग किसी बिजनेस डील पर बात कर रहे हैं। पहला इंसान इस डील के सफल होने पर पूरी तरह टिका हुआ है। उसने पहले ही मान लिया है कि डील होगी। उसी के हिसाब से उसने आगे की प्लानिंग भी कर ली है। दूसरा इंसान चाहता है कि डील हो जाए, लेकिन उसके पास और भी रास्ते हैं। अगर शर्तें सही नहीं हुई तो वह बिना हिचक चले जाने को तैयार है। अब बताओ, उस बातचीत में ताकत किसके पास है? साफ है, दूसरे इंसान के पास, क्योंकि वह नतीजे से चिपका हुआ नहीं है। वह मजबूती की सिचुएशन से बात कर रहा है। दूरी तुम्हें साफ नजरिया देती है। जब तुम सही साबित होने की जिद में नहीं होते तो हालात तुम्हें ज्यादा साफ दिखते हैं। जब तुम्हें अप्रूवल की भूख नहीं होती तो तुम बेहतर फैसले लेते हो। जब अकेले होने का डर नहीं होता तो तुम बेहतर रिश्ते सिलेक्ट हो। यहां एक उलटा सच है, जिस चीज की तुम्हें जितनी कम जरूरत होती है वह तुम्हें उतनी ही आसानी से मिलती है। कॉन्फिडेंट लोगों को देखो, वे इसलिए कॉन्फिडेंट नहीं होते कि हर बार सब कुछ उनके हिसाब से होता है। वे कॉन्फिडेंट इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर चीजें उनके खिलाफ भी चली जाएं, तब भी वे संभाल लेंगे। यही दूरी की असली ताकत है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम लापरवाह या बेपरवाह बन जाओ। तुम्हें अपने गोल्स के लिए मेहनत करनी चाहिए और अपने लोगों की परवाह भी करनी चाहिए, लेकिन किसी भी नतीजे से इतना मत जुड़ो कि तुम्हारी सोच और स्ट्रैटेजी खत्म हो जाए। दूरी तुम्हें मैनिपुलेशन से भी बचाती है।
अगर कोई तुम्हें किसी ऐसी चीज से डराने की कोशिश करे जिसे खोने से तुम नहीं डरते, तो उसकी धमकी बेअसर हो जाती है। किसी भी कमरे में सबसे खतरनाक इंसान वह होता है जिसे खोने का डर नहीं होता, लेकिन सबसे ताकतवर इंसान वह होता है जिसके पास पाने को बहुत कुछ हो और डरने को कुछ भी नहीं। इसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, छोटी चीजों से शुरू करो। हर बहस जीतने से मत चिपको, हर किसी को खुश रखने से मत चिपको, हर प्लान के बिल्कुल वैसे ही पूरा होने से मत चिपको जैसा तुमने सोचा था। जैसे जैसे यह आदत बनेगी, तुम एक बदलाव महसूस करोगे। लोग तुम्हें ज्यादा रिस्पेक्ट देने लगेंगे। उन्हें महसूस होगा कि तुम्हें आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और वही रिस्पेक्ट पैदा करता है। याद रखो, दूरी का मतलब परवाह न करना नहीं है, मतलब है परवाह करना लेकिन उसके काबू में न आना। नंबर 4, साइलेंट प्रेशर। तुम सीधे दबाव नहीं बनाते, तुम इंतजार करते हो। जब लोग गलती करते हैं और कमजोर सिचुएशन में आते हैं, तब तुम्हारी खामोश मौजूदगी सबसे भारी असर डालती है। एक बार कहा गया था कि बिना जोखिम के कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं होता। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ताकत शोर करती है। वे मानते हैं कि आवाज ऊंची करना, मांग करना और अपनी बात थोपना ही पावर है। यह स्टार्टिंगी सोच है। असली ताकत फुसफुसाती है। खामोश दबाव बिना एक वर्ड बोले असर बनाने की कला है। इसमें तुम खुद को ऐसी जगह रखते हो कि तुम्हारी सिर्फ मौजूदगी ही पूरे माहौल को बदल देती है। यह ऐसे काम करता है। लोगों को आदेश देने के बजाय तुम हालात ऐसे बनाते हो कि वे खुद वही करना चाहें जो तुम्हारे फायदे में हो। रिस्पेक्ट मांगने के बजाय तुम खुद को जरूरी बना लेते हो। ताकत के लिए लड़ने के बजाय तुम लोगों से वह ताकत खुद ब खुद दिलवा लेते हो। अब इसे आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। बातचीत में खामोश दबाव का मतलब है यह जानना कि कब चुप रहना है। ज्यादातर लोग खामोशी से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, इसलिए वे बोलते चले जाते हैं और अक्सर वही बोल देते हैं जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। जब तुम खामोशी में नेचुरल होते हो, तो बातचीत की रफ्तार तुम्हारे हाथ में होती है। अगली बार जब कोई तुमसे कोई मुश्किल सवाल पूछे, तो तुरंत जवाब मत दो। रुको, उसे ध्यान से देखो, कुछ सेकंड की खामोशी रहने दो, फिर जवाब दो। ध्यान देना, तुम्हारे वर्ड्स का वजन अपने आप बदल जाएगा। बातचीत में खामोश दबाव का मतलब होता है ऐसे विकल्प होना जिनका जिक्र करने की जरूरत ही न पड़े। जब सामने वाले को पता होता है कि तुम्हारे पास और रास्ते हैं, तो वह अलग तरीके से निगोशिएट करता है। तुम्हें उठकर चले जाने की धमकी देने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारा चले जाने के लिए तैयार होना ही काफी होता है। रिश्तों में खामोश दबाव का मतलब है वह इंसान बनना जो बिना किसी पहचान की मांग किए वैल्यू जोड़ता रहे। जब तुम लगातार लोगों की जिंदगी बेहतर बनाते हो, तो वे खुद ही तुम्हें अपने पास रखना चाहते हैं। तुम्हें लॉयल्टी मांगनी नहीं पड़ती, तुम उसे अपने काम से कमाते हो। प्रोफेशनल माहौल में खामोश दबाव का मतलब है वह इंसान बन जाना जिसके पास हर कोई सॉल्यूशन के लिए आता है। तुम ये अनाउंसमेंट नहीं करते कि तुम प्रॉब्लम सॉल्वर हो। तुम बस लगातार प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हो जब तक सबको पता न चल जाए कि तुम पर भरोसा किया जा सकता है। खामोश दबाव की असली चाबी है पेशेंस। तुम तुरंत नतीजे नहीं ढूंढ रहे होते, तुम लंबे समय का असर बना रहे होते हो। ज्यादातर लोग इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी मेहनत का फल तुरंत दिखाई दे, लेकिन खामोश दबाव ऐसे काम नहीं करता। तुम बीज बोते हो और उनके बढ़ने का इंतजार करते हो। तुम इन्वेस्टमेंट करते हो और उसके लौट कर आने का समय देते हो। इसके लिए अलग सोच चाहिए। तुम्हें देर से मिलने वाले फायदे के साथ नेचुरल होना पड़ता है। तुम्हें भरोसा रखना पड़ता है कि तुम्हारे लगातार किए गए काम आखिरकार वही असर बनाएंगे जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। जब तुम खामोश दबाव में माहिर हो जाते हो, तो क्या होता है? लोग बिना मांगे तुम्हारे पास सलाह लेने आने लगते हैं। वे बिना कहे तुम्हारी अप्रूवल चाहने लगते हैं। वे बिना कहे तुम्हारे रास्ते पर चलने लगते हैं। तुम एक ऐसी काम ताकत बन जाते हो जो नतीजों को बदल देती है, बिना किसी को एहसास हुए कि यह कैसे हुआ। लेकिन यहां एक जरूरी मॉरल बात है। खामोश दबाव का इस्तेमाल कभी भी लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होना चाहिए। मकसद ऐसे हालात बनाना है जहां सबको फायदा हो। खामोश दबाव का सबसे सही इस्तेमाल यही है कि लोगों को बेहतर फैसलों की तरफ ले जाया जाए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तुम उन्हें धोखा नहीं दे रहे होते, तुम उन्हें ऐसे नतीजों की ओर वे दिखा रहे होते हो जो सबके इंटरेस्ट में हो। याद रखो,
खामोश दबाव पैसिव नहीं है। तुम फिर भी कदम उठा रहे होते हो, तुम फिर भी चालें चल रहे होते हो। बस फर्क इतना है कि तुम यह सब पीस और स्ट्रैटेजी से करते हो, शोर और दिखावे से नहीं। नंबर 5, मेंटल रेजोनेंस। तुम लोगों की गहरी जरूरतों और छुपे हुए डर को उन्हीं के सामने लौटा देते हो। उन्हें लगता है कि तुम उनकी भाषा बोल रहे हो, लेकिन असल में तुम समझ और असर दोनों हासिल कर रहे होते हो। एक बार कहा गया था कि लोग ज्यादातर आंखों से फैसला करते हैं, हाथों से नहीं। हर कोई देख सकता है, लेकिन बहुत कम लोग महसूस कर पाते हैं। सबको दिखता है कि तुम कैसे नजर आते हो, बहुत कम लोग जानते हैं कि तुम असल में कौन हो। मेंटल रेजोनेंस का मतलब है एक ऐसा आईना बन जाना जो लोगों को वही दिखाए जो वे देखना और सुनना चाहते हैं। यह धोखे की बात नहीं है, यह गहरी समझ और सोच समझकर कम्युनिकेशन करने की बात है। लोग प्रोडक्ट्स, सर्विसेज या आइडियाज नहीं खरीदते, वे अपनी प्रॉब्लमों का हल और अपनी इच्छाओं की फुलफिलमेंट खरीदते हैं। जब तुम उनकी असली जरूरत पहचान कर उसी को उनके सामने रख देते हो, तो तुम उनके लिए बेहद कीमती बन जाते हो। ज्यादातर लोग इसमें इसलिए कमजोर होते हैं क्योंकि वे इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि उन्हें क्या कहना है, न कि इस पर कि सामने वाले को क्या सुनने की जरूरत है। अब समझो कि मेंटल रेजोनेंस असल जिंदगी में कैसे काम करती है। सबसे पहले तुम्हें इंसानी नेचर का स्टूडेंट बनना होगा। तुम्हें समझना होगा कि हर इंसान अपने साथ अनदेखा बर्डन, छुपी हुई इच्छाएं और बिना कहे डर लेकर चलता है। तुम्हारा काम है उन इशारों को सुनना जो यह बताते हैं कि वे क्या हो सकते हैं। जब कोई अपने काम की बात करता है तो वह सिर्फ जानकारी नहीं बांट रहा होता। जब लोग अपने बारे में बात करते हैं तो वे सिर्फ बातें नहीं बता रहे होते, वे यह दिखा रहे होते हैं कि वे खुद को कैसे देखते हैं, उन्हें क्या ईगो लगता है और उन्हें किस बात की चिंता है। जब कोई अपने रिश्तों की बात करता है तो वह अपने इमोशनल बिहेवियर्स और अपनी गहरी जरूरतें सामने रख रहा होता है। ज्यादातर लोग जवाब देने के लिए सुनते हैं, तुम्हें समझने के लिए सुनना है। यह एक आसान ढांचा समझ लो। हर इंसान जिससे तुम मिलते हो बिना कहे 3 सवाल पूछ रहा होता है। क्या तुम मुझे देख रहे हो? क्या तुम मुझे समझ रहे हो? क्या तुम मुझे ईगो मानते हो? जब तुम अपने वर्ड्स और कामों से इन तीनों का जवाब हां दे देते हो तो एक मजबूत जुड़ाव बनता है। मेंटल रेजोनेंस का मतलब है सिर्फ वही नहीं दोहराना जो लोग कहते हैं, बल्कि वह लौटाना जो वे कहना चाहते हैं। तुम वर्ड्स के पीछे की इमोशन सुनते हो, शिकायत के पीछे की जरूरत और गुस्से के पीछे का डर। मान लो कोई कहता है, मुझे अपनी नौकरी से नफरत है। ज्यादातर लोग तुरंत सलाह देने लगते हैं कि नई नौकरी ढूंढो, लेकिन अगर तुम गहराई से सुनो तो तुम्हें सुनाई देगा कि उसे अहंकार, ईगो नहीं मिल रही, उसे चुनौती महसूस नहीं हो रही, या वह अपने फ्यूचर को लेकर कंफ्यूजन में है। मेंटल रेजोनेंस वाला जवाब होगा, लगता है तुम्हें अपनी मेहनत की चैलेंज नहीं मिल रही, या शायद तुम कुछ ऐसा चाहते हो जो तुम्हें ज्यादा आगे बढ़ने का मौका दे। फर्क देखो, तुम सॉल्यूशन पर कूद नहीं रहे, तुम उसकी इमोशनल सिचुएशन को उसी के सामने साफ कर रहे हो। इससे लोगों को लगता है कि उन्हें सच में समझा गया है, और यही भरोसा और असर बनाता है। इस टेक्निक की असली बात यह है कि तुम उनकी बात का पॉजिटिव रूप लौटाते हो। अगर कोई खुद को बहुत दबाव में बता रहा है तो तुम उसकी मेहनत और ऊंचे मानकों को दिखा सकते हो। अगर कोई निराशा जता रहा है तो तुम उसकी बेहतरी की चाह को सामने ला सकते हो। यह इसलिए काम करता है क्योंकि इंसान के अंदर समझे जाने की गहरी जरूरत होती है। जब लोगों को लगता है कि तुम उन्हें सच में देख रहे हो तो वे अपने आप तुम पर ज्यादा भरोसा करते हैं और तुम्हारी ओपिनियन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अब यह और ताकतवर कहां बनता है? जब तुम्हें किसी के मूल डर और असली जरूरत समझ आ जाती है तो तुम अपनी बात, सुझाव और मांग उसी भाषा में रख सकते हो जो उसे नेचुरल लगे। अगर किसी को सेफ्टी ईगो लगती है तो तुम अपनी बात को स्टेबिलिटी और भरोसे के रूप में रखो। अगर किसी को पहचान चाहिए तो अपनी बात को अचीवमेंट और कैपेबिलिटी से जोड़ो। अगर किसी को आजादी चाहिए तो अपनी बात को चुनाव और फ्रीडम से जोड़ो। तुम मैसेज नहीं बदल रहे, तुम मैसेज को पेश करने का तरीका बदल रहे हो ताकि वह उसकी मेंटल बनावट से मेल खाए। यह लीडरशिप, बिक्री, पालन पोषण और रिश्तों में बेहद असरदार होता है। जब लोगों को लगता है कि तुम उन्हें गहराई से समझते हो तो वे खुद ही तुम्हारे साथ काम करना, तुम्हारा साथ देना और तुम्हारे पीछे चलना चाहते हैं। मेंटल रेजोनेंस का सही तरीका यही है कि तुम सच में लोगों को समझना चाहो
और उन्हें वह पाने में मदद करो जिसकी उन्हें जरूरत है। जब तुम इसे दूसरों के इंटरेस्ट में इस्तेमाल करते हो तो यह मजबूत और मीनिंगफुल रिश्ते बनाने का जरिया बन जाती है। नंबर 6, ब्लर्ड मोरालिटी। तुम न पूरी तरह अच्छे होते हो न पूरी तरह बुरे, तुम बस काम पूरा करते हो। असली ताकत हमेशा साफ काले सफेद रूप में नहीं आती, कई बार वह बीच की धुंधली जगह में रहती है। एक बार कहा गया था कि जब लव और डर साथ नहीं चल सकते तो डर चुना जाना ज्यादा सेफ होता है। यह डार्क इंटेलिजेंस का सबसे कंट्रोवर्शियल क्वालिटी है और सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला भी। इसलिए साफ समझ लो इसका मतलब क्या है और क्या नहीं है। धुंधली मोरालिटी का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे कोई प्रिंसिपल नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि तुम रिजल्ट्स की परवाह किए बिना जो चाहो कर डालो। इसका मतलब यह भी नहीं कि आगे बढ़ने के लिए लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम यह समझते हो कि असली दुनिया सीधी और सिंपल नहीं होती। कभी कभी शॉर्ट टर्म में सही लगने वाला काम लॉन्ग टर्म में ज्यादा नुकसान कर देता है। कभी कभी ज्यादा अच्छा बनना गलत बिहेवियर को बढ़ावा दे देता है और कई बार लोगों की सेफ्टी के लिए ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो दिखने में अच्छे नहीं लगते। यही सच्चाई है। पूरी तरह साफ मोरल एक लग्जरी है जो ज्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, खासकर तब जब हालात कॉम्प्लेक्स हों और नतीजे असली हों। इस सोच को समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखो। मान लो तुम लीडरशिप पोजीशन में हो और तुम्हें पता चलता है कि टीम का एक मेंबर क्लाइंट्स से लगातार झूठ बोल रहा है और रिश्तों को खराब कर रहा है। अच्छा बनने का तरीका यह हो सकता है कि उसे एक और मौका दिया जाए, ज्यादा ट्रेनिंग दी जाए और उम्मीद की जाए कि वह सुधर जाएगा। लेकिन उन बाकी टीम मेंबर्स का क्या जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं? उन क्लाइंट्स का क्या जिन्हें धोखा दिया जा रहा है? और ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म हेल्थ का क्या? धुंधली मोरालिटी रखने वाला इंसान यह फैसला कर सकता है कि एक इंसान के साथ नरमी दिखाने से ज्यादा जरूरी है मेजॉरिटी की सेफ्टी। वह मुश्किल फैसला ले सकता है कि उस इंसान को टीम से हटाया जाए, भले ही वह फैसला कठोर लगे। यह बेरहमी नहीं है, यह प्रैग्मेटिक एथिक्स है। एक और एग्जांपल लो। कोई तुमसे अपने रिलेशनशिप पर सलाह मांगता है और तुम्हें साफ दिख रहा है कि वह रिलेशनशिप टॉक्सिक और डिस्ट्रक्टिव है। अच्छा बनने का तरीका यह होगा कि तुम उसका साथ दो और कोई नेगेटिव बात न कहो। लेकिन धुंधली मोरालिटी रखने वाला इंसान यह तय कर सकता है कि असली दया डिफिकल्ट सच बोलने में है, चाहे उससे सामने वाले को थोड़ी देर के लिए बुरा ही क्यों न लगे। यहां मूल प्रिंसिपल है दिखावे से ज्यादा आउटकम्स पर ध्यान देना। कई बार जो काम ऊपर से अच्छा लगता है वह बुरे नतीजे देता है और कई बार जो काम ऊपर से कठोर लगता है वह सबके लिए बेहतर नतीजे लाता है। इसके लिए मॉरल सोच का अलग तरीका चाहिए। यह पूछने के बजाय कि मुझे कौन सा काम अच्छा इंसान दिखाएगा, तुम पूछते हो कौन सा काम ज्यादा लोगों के लिए बेहतर नतीजे लाएगा। इसके साथ अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना भी आता है, भले ही वे फैसले मुश्किल हों या अनपॉपुलर हों। लेकिन यहां एक जरूरी फर्क समझ लो। धुंधली मोरालिटी सेल्फ इंटरेस्ट के बराबर नहीं है। तुम ऐसा नहीं कर रहे जो सिर्फ तुम्हें फायदा दे और दूसरों को नुकसान पहुंचाए। तुम ऐसे प्रैक्टिकल फैसले ले रहे हो जो बड़े इंटरेस्ट में हो, भले ही वे तुम्हारे लिए पर्सनल रूप से डिफिकल्ट हों। इस क्वालिटी का एक और हिस्सा यह समझना है कि हर सिचुएशन एक जैसे जवाब की मांग नहीं करती। जो काम एक कॉन्टेक्स्ट में गलत है वही दूसरे कॉन्टेक्स्ट में जरूरी हो सकता है। जैसे क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप में पूरी ईमानदारी सही हो सकती है, लेकिन कुछ प्रोफेशनल नेगोशिएशंस में वही ईमानदारी काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती है, जहां स्ट्रेटेजिक डिस्क्लोजर ज्यादा असरदार होता है। धुंधली मोरालिटी रखने वाला इंसान इन न्यूआंसेस को समझता है और उसी हिसाब से अपना तरीका बदलता है। इस क्वालिटी का खतरा यह है कि इसका इस्तेमाल सेल्फिश या हार्मफुल कामों को लेजिटिमेट ठहराने के लिए किया जा सकता है। इसीलिए अपने लिए साफ एथिकल गाइडलाइंस बनाना जरूरी है। यह तय करो कि तुम क्या करोगे और क्या कभी नहीं करोगे। अपने नॉन नेगोशिएबल वैल्यूज तय करो, कौन सी लाइन तुम कभी क्रॉस नहीं करोगे और किन आउटकम्स की जिम्मेदारी लेने को तुम तैयार हो। इन बाउंड्रीज के भीतर खुद को यह परमिशन दो कि तुम प्रैग्मेटिक और स्ट्रैटेजिक बन सको, भले ही तुम्हारे फैसले दूसरों को समझ न आए या पसंद न हो। याद रखो, मकसद हर किसी को पसंद आना नहीं है। मकसद है एक कॉम्प्लेक्स दुनिया में इफेक्टिव और एथिकल बने रहना, जहां सिंपल जवाब हमेशा काम नहीं करते। नंबर 7, कंट्रोल्ड ओपननेस।
तुम अपने बारे में सब कुछ सामने नहीं रखते। लोग जितना कम जानते हैं, वे उतना ज्यादा अंदाजा लगाते हैं, और यही अंदाजे ऐसी गलतियां करवाते हैं जो तुम्हारी स्ट्रैटेजी को और आसान बना देती हैं। मैकियावेली ने एक बार कहा था, इंसान सोच में बहुत सिंपल होता है और अपनी तात्कालिक जरूरतों से इतना प्रभावित रहता है कि एक धोखेबाज पर्सन को हमेशा ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आसानी से धोखा खाने के लिए तैयार होते हैं। आज की दुनिया में जहां लोग अपने लाइफ का हर छोटा बड़ा एस्पेक्ट सबके सामने खोल कर रख देते हैं, लिमिटेड और कंट्रोल्ड जानकारी देना पुराना थॉट लग सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह पहले से कहीं ज्यादा इफेक्टिव हो चुका है। जब हर कोई जरूरत से ज्यादा सब कुछ बता रहा होता है, तब जो पर्सन सोच समझकर और लिमिटेड रूप में बात करता है, वही अलग नजर आता है। जब हर इंसान अपने थॉट और इमोशंस खुलेआम जाहिर कर रहा होता है, तब जो थोड़ा मिस्ट्री बनाए रखता है, वही लोगों को अट्रैक्टेड करता है। कंट्रोल्ड जानकारी देने का मतलब है अपनी निजी बातों को सोच समझकर साझा करना। इसका मीनिंग यह समझना है कि हर किसी को आपके बारे में सब कुछ जानने की जरूरत नहीं होती, और चुनी हुई बातें साझा करने से रिश्ते मजबूत भी होते हैं और इन्फ्लुएंस भी बढ़ता है। अब इसके पीछे के मेंटल कारण को समझते हैं। इंसान नेचर से क्यूरियस होता है। जब उसे कोई अधूरी या मिस्टीरियस चीज दिखती है, तो उसका दिमाग अपने आप खाली जगह भरने की कोशिश करता है। इसे जिज्ञासा का अंतर कहा जा सकता है, और यह इंसानी बिहेवियर की सबसे ताकतवर मेंटल पावर्स में से एक है। जब आप लिमिटेड जानकारी देने की आदत अपनाते हैं, तो आप ऐसे खाली जगह बनाते हैं जो लोगों की दिलचस्पी बढ़ाते हैं और उन्हें आपकी कही हुई बातों पर ज्यादा ध्यान देने के लिए मजबूर करते हैं। उन लोगों के बारे में सोचिए जो आप पर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस डालते हैं। इमोशनल असर यह होता है कि वे आपको अपने बारे में सब कुछ नहीं बताते। वे सिर्फ उतना ही बताते हैं जितना आपकी इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए जरूरी है, लेकिन इतना छोड़ देते हैं कि आप और जानने के लिए क्यूरियस रहें। यह कोइंसिडेंस नहीं है, यह एक सोची समझी स्ट्रैटेजी होती है। अब इसे वर्किंग माहौल में लागू करने की बात करें। कंट्रोल्ड जानकारी देने का मतलब है यह तय करना कि कौन सा थॉट कब और किसके साथ साझा करना है। इसका मतलब यह भी है कि अपनी सारी एबिलिटीज एक साथ सामने न रखें। कुछ ज्ञान और कौशल को सही समय के लिए बचाकर रखें, ताकि जब जरूरत हो तब आप असली प्राइस दे सकें। एग्जाम्पल के तौर पर, नई नौकरी के पहले ही हफ्ते में अपनी सारी खूबियां दिखाने के बजाय उन्हें धीरे धीरे सामने लाना बेहतर होता है। इससे ऐसा लगता है कि आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं, न कि ऐसे पर्सन की तरह जिसने स्टार्टिंग में ही अपनी पूरी कैपेसिटी दिखा दी हो। सोशल सिचुएशंस में इसका मतलब यह है कि जिससे भी आप मिलें, उसे अपनी पूरी लाइफ स्टोरी न सुना दें। जैसे जैसे रिश्ता आगे बढ़ता है और भरोसा बनता है, वैसे वैसे निजी बातें साझा करें। इसका मीनिंग न तो छुपाव है और न ही झूठ, बल्कि यह तय करना है कि क्या, कब और किसे बताना सही है। बातचीत और बार्गेनिंग में भी यही प्रिंसिपल लागू होता है। कंट्रोल्ड जानकारी देने का मीनिंग है अपनी सारी प्रायोरिटीज और बाउंड्रीज स्टार्टिंग में ही उजागर न करना। कुछ बातों को बाद के लिए संभाल कर रखना, ताकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग टू उनका सही उपयोग किया जा सके। मूल रूल यह है, जो जानकारी एक बार बाहर आ गई, उसे वापस नहीं लिया जा सकता। एक बार लोग आपके बारे में कुछ जान लेते हैं, तो वे उसे अनजान नहीं कर सकते। इसलिए ज्यादा बताने के बजाय कम बताना अक्सर ज्यादा सेफ होता है। लेकिन यह तरीका सिर्फ जानकारी रोकने तक लिमिटेड नहीं है, इसमें समय का भी बड़ा इंपॉर्टेंस है। वही बात अगर अलग अलग समय पर बताई जाए, तो उसका असर पूरी तरह बदल सकता है। एग्जाम्पल के लिए, किसी रिश्ते की स्टार्टिंग में अपनी अचीवमेंट बताना घमंड लग सकता है, लेकिन वही बात बाद में किसी प्रॉब्लम को हल करते समय सामने आए, तो आप हम्बल और हेल्पफुल दिखाई देते हैं। कंट्रोल्ड जानकारी देने में सामने वाले को समझना भी शामिल है। हर पर्सन को आपके बारे में अलग अलग लेवल की जानकारी की जरूरत होती है। आपकी बातों की खुलावट रिश्ते और सिचुएशन के अकॉर्डिंग टू होनी चाहिए। आपके करीबी दोस्त और परिवार आपके बारे में ज्यादा जान सकते हैं, जबकि सिंपल फैमिलियर कम। आपके बिजनेस रिलेटेड साथी को आपके बारे में कुछ और बातें पता होनी चाहिए, जबकि आपके कॉम्पिटिटिव को कुछ और। आपके साथ काम करने वाले लोगों को अलग जानकारी चाहिए और आपके समान लेवल के लोगों को अलग। यह न तो दिखावा है और न ही चालाकी,
यह सिर्फ अप्रोप्रिएट और समझदारी भरे तरीके से अपनी निजी जानकारी को संभालने की कला है। एक और ईगो एस्पेक्ट यह है कि कंट्रोल्ड जानकारी देने में आपकी ऑनलाइन मौजूदगी को संभालना भी शामिल होता है। आप जो कुछ भी ऑनलाइन पोस्ट करते हैं, हर कमेंट, हर फोटो, सब आपकी एक परमानेंट पहचान का हिस्सा बन जाता है। लोग इन्हीं बातों के आधार पर आपके बारे में ओपिनियन बना लेते हैं, कई बार आपसे मिले बिना ही। समझदार लोग अपनी ऑनलाइन मौजूदगी को लेकर जानबूझकर फैसले लेते हैं। वे जानते हैं कि उनकी डिजिटल इमेज इस बात का हिस्सा है कि वे कैसे देखे जाएं और कैसे याद रखे जाएं। कंट्रोल्ड जानकारी देने का पर्पस सिर्फ मिस्टीरियस दिखना नहीं होता। असली पर्पस यह होता है कि आप अपनी स्टोरी और अपने रिश्तों पर कंट्रोल रखें। जब आप जानकारी सोच समझकर सामने रखते हैं, तो आप यह तय कर सकते हैं कि लोग आपको कैसे देखें। आप अपने पर्सनैलिटी और अनुभव के उन एस्पेक्ट्स को राइज सकते हैं जो आपके मौजूदा गोल के लिए सबसे जरूरी हैं। इससे आप अधूरी जानकारी के आधार पर किसी एक इमेज में फंसने या गलत परसेप्शन बनने से बच सकते हैं। लेकिन यहां एक बैलेंस जरूरी है। आपको इतना साझा करना है कि लोगों के साथ सच्चा जुड़ाव बने, लेकिन इतना नहीं कि आपकी स्ट्रैटेजीज बढ़त खत्म हो जाए। जो लोग सच में सफल होते हैं, वे इसी बैलेंस को समझते हैं। वे रिश्तों में खुले और ईमानदार होते हैं, लेकिन यह भी जानते हैं कि कितना बताना है और कब बताना है। नंबर 8, फुल फोकस ऑन रिजल्ट्स। आप यहां बहस जीतने या अपनी बात साबित करने के लिए नहीं हैं। आप यहां नतीजे पाने के लिए हैं। जो लोग सिर्फ नतीजों पर ध्यान रखते हैं, वे बेकार की चालों और खेलों में समय बर्बाद नहीं करते। मैकियावेली ने कहा था, जो वादा किया गया वह पास्ट की मजबूरी थी और उसे तोड़ना प्रेजेंट की मजबूरी है। यही वह क्वालिटी है जो हॉबीइस्ट्स को प्रोफेशनल्स से, सपने देखने वालों को हासिल करने वालों से और सिर्फ बोलने वालों को काम करने वालों से अलग करता है। ज्यादातर लोग ऐसी बातों में उलझ जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। वे असरदार होने से ज्यादा सही साबित होना चाहते हैं। वे नतीजे पाने से ज्यादा अच्छा दिखना चाहते हैं। वे गोल हासिल करने से ज्यादा अपनी प्रोसेस से सेटिस्फाइड होना चाहते हैं। नतीजों पर फोकस्ड सोच इन सब शोर को काट देती है। जब आपका ध्यान नतीजों पर होता है, तो आपके सवाल बदल जाते हैं। मैं खुद को सही कैसे साबित करूं कि जगह आप पूछते हैं, मुझे असल में हासिल क्या करना है। मैं यहां अच्छा कैसे दिखूं कि जगह आप पूछते हैं, कौन सा कदम मुझे मनचाहे नतीजे तक ले जाएगा। सोच में यह बदलाव सब कुछ बदल देता है। इसे बहस और डिसएग्रीमेंट के एग्जाम्पल से समझते हैं। ज्यादातर लोग बहस को ऐसे लेते हैं जैसे कोई कंपटीशन हो। वे अपनी बात साबित करने, सामने वाले की गलती पकड़ने और अपनी समझ या लॉजिक दिखाने पर ध्यान देते हैं। लेकिन नतीजों पर ध्यान रखने वाले लोग डिसएग्रीमेंट को अलग तरह से देखते हैं। वे पहले पूछते हैं, मैं इस बातचीत से रियलिटी में क्या पाना चाहता हूं। शायद उनका मकसद सामने वाले का व्यवहार बदलना हो, शायद किसी समझौते तक पहुंचना हो, शायद सामने वाले के नजरिए को बेहतर समझना हो। जब उन्हें अपना गोल साफ हो जाता है, तो वे उसी के अकॉर्डिंग टू तरीका सिलेक्ट हैं। कभी कभी इसका मतलब बहस जीतना होता है, लेकिन अक्सर इसका मतलब कुछ और ही होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका गोल किसी का बिहेवियर बदलना है, तो उसे गलत साबित करना उल्टा असर डाल सकता है। लोगों को गलत, मिसजज्ड जाना पसंद नहीं होता, और जब उन पर हमला महसूस होता है, तो वे और जिद्दी हो जाते हैं। ऐसे में बेहतर तरीका यह हो सकता है कि आप उन्हें खुद सही नतीजे तक पहुंचने में मदद करें। अगर आपका गोल किसी प्रॉब्लम को हल करते हुए भी एक अच्छा रिलेशनशिप बनाए रखना है, तो सही साबित होना उतना जरूरी नहीं होता जितना ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना जिसे सभी एक्सेप्ट कर सकें। यही बात जिंदगी के हर एरिया पर लागू होती है। प्रोफेशनल माहौल में आउटकम ऑब्सेशन का मतलब होता है उन चीजों पर ध्यान देना जो सच में बिजनेस को आगे बढ़ाती हैं, न कि उन पर जो आपको स्मार्ट या इंपॉर्टेंट दिखाए। इसका मतलब है प्रोजेक्ट्स को उनकी इंपैक्ट के आधार पर सेलेक्ट, न कि उनकी विजिबिलिटी के आधार पर। इसका मतलब है डिसीजंस लेना डेटा और रिजल्ट्स के आधार पर, न कि पॉलिटिक्स या पर्सनल पसंद नापसंद पर। पर्सनल रिलेशनशिप्स में आउटकम ऑब्सेशन का मतलब होता है हर बहस में कौन सही है या गलत, इस पर अटकने के बजाय रिलेशनशिप की हेल्थ और हैप्पीनेस पर ध्यान देना। इसका मतलब है हर छोटी इरिटेशन पर रिएक्ट करने के बजाय
यह तय करना कि कौन सी लड़ाई सच में मायने रखती है। पर्सनल डेवलपमेंट में आउटकम ऑब्सेशन का मतलब है अपनी प्रोग्रेस को एफर्ट या इंटेंशन से नहीं, बल्कि एक्चुअल रिजल्ट्स से मापना। इसका मतलब है ईमानदारी से देखना कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं, भले ही वह सच्चाई अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। यही आउटकम ऑब्सेशन असली ताकत बनता है। यह आपको बिजी दिखने लेकिन प्रोडक्टिव न होने के जाल से बचाता है। बहुत से लोग एक्टिविटी को अचीवमेंट समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि ज्यादा मेहनत अपने आप अच्छे रिजल्ट्स ले आएगी, लेकिन आउटकम पर ध्यान रखने वाले लोग जानते हैं कि आप गलत चीजों पर बहुत मेहनत करके भी कहीं नहीं पहुंच सकते। वे खुद से बार बार पूछते हैं, क्या यह काम मुझे सच में मेरे गोल के करीब ले जा रहा है, या मैं बस खुद को बिजी रख रहा हूं ताकि ज्यादा मुश्किल लेकिन जरूरी काम से बच सकूं। यहीं से आती है स्ट्रेटेजिक लेजीनेस। आउटकम ऑब्सेशन वाले लोग अक्सर दूसरों के मुकाबले कम काम करते हुए दिखते हैं, क्योंकि वे अपनी एनर्जी बहुत सोच समझकर लगाते हैं। वे उन 20% एक्टिविटीज पर फोकस करते हैं जो 80% रिजल्ट्स देती हैं। उनका मकसद सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला बनना नहीं होता, बल्कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव बनना होता है। यही सोच लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट पर भी लागू होती है। हर चीज के बारे में सब कुछ सीखने की कोशिश करने के बजाय आउटकम पर ध्यान रखने वाले लोग उन स्पेसिफिक स्किल्स पर काम करते हैं जिनका उनके गोल्स पर सबसे बड़ा असर पड़े। वे पूछते हैं, मैक्सिमम रिजल्ट पाने के लिए मुझे मिनिमम क्या सीखना जरूरी है। यह आलस या शॉर्टकट लेने की बात नहीं है, बल्कि स्ट्रेटजी और एफिशिएंसी की बात है। लेकिन आउटकम ऑब्सेशन को लेकर एक जरूरी वार्निंग भी है। अगर रिजल्ट्स के पीछे भागते हुए आप अपने वैल्यूज और रिलेशनशिप्स को नजरअंदाज कर दें, तो यह सोच हार्मफुल बन सकती है। सबसे सही तरीका है एथिकल बाउंड्रीज के भीतर आउटकम ऑब्सेस्ड रहना। आपके गोल्स में आपकी इंटीग्रिटी बनाए रखना, लोगों के साथ सही बिहेवियर करना और अपने आसपास की दुनिया में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देना भी शामिल होना चाहिए। जब ये वैल्यूज आपकी सक्सेस की डेफिनेशन का हिस्सा बन जाती है, तब आउटकम ऑब्सेशन एक ताकत बन जाता है। आउटकम ऑब्सेशन का एक और ईगो एस्पेक्ट है। जब कुछ काम नहीं कर रहा हो तो रास्ता बदलने की रेडीनेस। ज्यादातर लोग अपनी प्लान्स और स्ट्रेटजीज से चिपके रहते हैं, भले ही उनसे रिजल्ट्स न मिल रहे हों। आउटकम पर ध्यान रखने वाले लोग मेथड्स से नहीं, गोल्स से जुड़े रहते हैं। अगर एक तरीका काम नहीं करता तो वे दूसरा अपनाते हैं। अगर एक स्ट्रैटेजी फेल होती है तो वे नई स्ट्रैटेजी बनाते हैं। वे इस बात पर जिद नहीं करते कि रिजल्ट कैसे आएगा, वे सिर्फ इस बात पर जिद करते हैं कि रिजल्ट आना चाहिए। यही फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें बेहद अडेप्टेबल और रेजिलिएंट बनाती है। हालात बदलते हैं तो वे अपना अप्रोच बदल लेते हैं। नई इनोवेशन मिलती है तो वे अपनी स्ट्रैटेजी अपडेट कर लेते हैं। आउटकम ऑब्सेशन का अल्टीमेट गोल यह है कि आप ऐसे इंसान बने जो लगातार काम पूरे करता है। ऐसा नहीं जो काम करने की बातें करता हो, ऐसा नहीं जो बाहर से बिजी या सक्सेसफुल दिखता हो, बल्कि ऐसा जो रियल वर्ल्ड में एक्चुअल रिजल्ट्स पैदा करता हो। समय के साथ यही रेप्यूटेशन बेहद कीमती बन जाती है। जब लोगों को पता चल जाता है कि आप अपने कमिटमेंट्स पूरे करते हैं और अपने गोल्स हासिल करते हैं, तो वे खुद आपके पास बेहतर अपॉर्चुनिटीज, बेहतर पार्टनरशिप्स और ज्यादा मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स लेकर आने लगते हैं। आपने अभी डार्क इंटेलिजेंस के 8 ट्रेड्स सीखे हैं, लेकिन याद रखिए, एप्लीकेशन के बिना नॉलेज बेकार है। इन 8 में से एक ट्रेड चूज जो आपको सबसे ज्यादा रेजोनेट करता है। अगले 7 दिन तक उसी ट्रेड को अपनी डेली इंटरैक्शंस में प्रैक्टिस कीजिए। एक साथ 8 को मास्टर करने की कोशिश मत कीजिए, एक पर फोकस कीजिए। ऑब्जर्व कीजिए कि लोग आपको अलग तरह से रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। यह भी नोटिस कीजिए कि जब आप इमोशनल रिएक्शन की जगह स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस से सिचुएशंस हैंडल करते हैं, तो आपको खुद कैसा महसूस होता है। लेकिन वही बात फिर से याद रखिए जो स्टार्टिंग में कही गई थी, यह पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। इन इनसाइट्स का इस्तेमाल खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कीजिए, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। इन्हें ऐसे आउटकम्स बनाने के लिए इस्तेमाल कीजिए जिनसे सिर्फ आप ही नहीं, बल्कि सबको फायदा हो। दुनिया को ऐसे स्ट्रेटेजिकली इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत है जो अपने ज्ञान का इस्तेमाल एथिकल तरीके से करें। ऐसे लोग जो मैनिपुलेशन को पहचान सकें और खुद को तथा दूसरों को उससे बचा सकें। ऐसे लोग जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को समझ सकें और ऐसे सॉल्यूशंस निकाल सकें
जो लार्जर गुड को सर्व करें। यही डार्क इंटेलिजेंस का असली मकसद है। मैनिपुलेटर बनना नहीं, बल्कि ऐसा इंसान बनना जिसे मैनिपुलेट नहीं किया जा सके। दूसरों पर पावर पाने के लिए नहीं, बल्कि खुद पर और अपने हालात पर पावर पाने के लिए। किसी भी रूम में सबसे खतरनाक इंसान वह होता है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन सबसे कीमती इंसान वह होता है जो ह्यूमन साइकोलॉजी को समझता है और उस समझ का इस्तेमाल सबकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए करता है। अब चॉइस आपकी है, आप कौन सा इंसान बनना चाहते हैं। अगर इस वीडियो ने इंटेलिजेंस और पावर को लेकर आपकी सोच बदली है तो लाइक बटन दबाइए। अगर आपको साइकोलॉजी, स्ट्रैटेजी और ह्यूमन बिहेवियर पर और कंटेंट चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, कमेंट कीजिए और बताइए कि इन 8 ट्रेड्स में से कौन सा ट्रेड आपको सबसे सक्सेसफुल लोगों में दिखता है और आप सबसे पहले किसे प्रैक्टिस करने वाले हैं। याद रखिए, सच्ची इंटेलिजेंस सिर्फ स्मार्ट होने में नहीं है। सच्ची इंटेलिजेंस यह जानने में है कि अपनी इंटेलिजेंस को किसी ऐसी चीज की सेवा में कैसे लगाया जाए जो खुद से बड़ी हो। स्ट्रैटेजिक रहिए, एथिकल रहिए और पावरफुल बनिए।